Hello बच्चों, welcome back to my YouTube channel Math Theme. Today we are going to start Rolle's theorem and Lagrange mean values theorem means LMVT lecture 2. तो गाइज इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक नोट बता देता हूँ कि गाइज जब हम लेक्चर 1 पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उसमें जो रोल्स का स्पेलिंग था ना, वो मैं कुछ इस तरीके से लिख दिया था गाइज, जो कि रॉन्ग है ना। इसका जो करेक्ट होगा वो ये रोलेज करके लिखाता है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो चलो खैर मैं भी एक इंसान ही हूँ, है ना, थोड़ा मिस्टेक थोड़ा सा मेरे से हो गया था, बट चलो कोई नहीं। तो गाइज आज हम लोग जो है ना पढ़ते हैं मीन वैल्यूज थ्योरम को लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? मीन वैल्यूज थ्योरम को आज हम लोग लेंगे। देखो इस थ्योरम में क्या है, तो हम लोग इसमें जो है ना याद रखेंगे कि जो हमारे पास मीन वैल्यूज थ्योरम है, ठीक है, उसे दो तरीके से लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उसे दो तरीके से उस थ्योरम को जो है हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला जो है रूल्स थ्योरम है, दूसरा लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम है, मीन्स एलएमवीटी से शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि जो रूल्स है और जो लैग्रेंज है, ठीक है, दोनों ही मैथमेटिक्सियन ही थे, बट हुआ क्या था ना, इन्होंने कि सबसे पहले क्या किया कि लैग्रेंज ने जो है ना एक थ्योरम अपना बनाया है, ठीक है। तो रूल्स ने क्या किया कि उन्हीं के थ्योरम में मतलब एक कंडीशन को ऐड कर दिए थे। वो कंडीशन क्या था, लेटर ऑन वी विल डिस्कस्ड, बट यहाँ पे हम लोग को समझना है कि जो मेन थ्योरम है इसका, मीन वैल्यूज थ्योरम में जो मेन थ्योरम होता है वो हमेशा लैग्रेंज मीन वैल्यूज थ्योरम ही होता है, ठीक है। और रोल्स जो है ना वो क्या किए, इन्हीं थ्योरम में कुछ कारनामा करके अपने नाम से वो कर लिए थे, ठीक है। बट कोई नहीं, दोनों ही थ्योरम है, दोनों ही बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, दोनों से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो हम लोग को दोनों को पढ़ना है। तो देखो गए, सबसे पहले हम जो है ना रोल्स थ्योरम को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम क्या था हमारे पास, तो वो जो थ्योरम था हमारे पास उसका स्टेटमेंट को पहले हम समझते हैं कि रोल्स जो थे ना वो क्या कहे थे, ठीक है। क्योंकि उनका स्टेटमेंट को जब हम समझ जाएंगे भली भांति, तो फिर वो ना इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, मतलब रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए जो आएगा हमारे पास, वो आसानी से हम वेरीफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो हम लोगों को जो है ना करना क्या है, इसमें जनरली हुआ क्या था यूँ कि रोल्स ने बताए थे कि हमारा थ्योरम जब भी वेरीफाई होता है तो किसी भी रियल वैलिड फंक्शन के लिए तो है ही, साथ ही साथ जो इस तीनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, जो प्रॉब्लम या जो फंक्शन इस तीनों कंडीशन को फुलफिल कर जाएगा, तब हम तो वहाँ पे जो है ना मेरा जो है ना स्टेटमेंट वेरीफाइड मतलब हुआ कहलाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है वो मैं थोड़ा सा पढ़ कर इसे समझा देता हूँ। हाँ, इफ़ एफ इज ए फंक्शन देन, है ना, मतलब कि एफ एक फंक्शन होगा तब क्या होगा वहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब कि जो भी फंक्शन होगा वो ए बी एक जो क्लोज इंटरवल है उस पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब कंटिन्यूअस कैसे, तो जैसे मान लो कि हम लोग जो है ना अभी तक जो भी लिमिट में पढ़े थे, लिमिट नहीं मतलब कंटिन्यूटी, है ना, तो उसमें क्या होता था कि कोई भी फंक्शन जो है हमारा, जैसे एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, वो किसी पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 2 पे अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होता था कि उसका, है ना, मतलब जो गिवन फंक्शन है तो हम इस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालते थे, फिर हम लोग उसकी एलएचएल निकालते थे, उसकी आरएचएल निकालते थे, तीनों को जब हम इक्वल दिखा देते थे तो बोलते थे कि हमारा जो है कंटिन्यूटी क्या हुआ, मतलब एग्जिस्ट कर रहा था उस पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि चीज़ें जो है ना वो इंटरवल में बना कर दिया है। जैसे मान लो कि 2 और 3 हमारे पास इंटरवल है, तो हम लोग जो है ना इसके अंदर जो फंक्शन आएगा तो 2 पर भी टेस्ट होगा और 3 पर भी टेस्ट होगा। अगर 2 और 3 पर अगर कोई भी फंक्शन अगर टेस्टिंग करने के बाद कंटिन्यूअस हो रहा है तो उसके बीच का जो भी पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, वो सभी पे क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है, जैसे मान लेते हैं गाइज, इसका हम ऐसे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताएंगे, वो आगे लेक्चर में आएगा। जैसे मान लो हमारे पास जो है ना एक फंक्शन का ग्राफ है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, किसमें, मतलब रोल्स थ्योरम के अंदर जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पे बनता है इसका इंटरप्रेटेड, ठीक है, ये होता है, ये वाला पॉइंट भी होता है और इस तरह से उसका आगे वर्कआउट है। फिलहाल यहाँ पे हम समझते हैं कि देखो यहाँ तक हम जब ग्राफ खींच रहे थे तो ये पर ग्राफ है और बी पे ग्राफ है, इसके बीच में कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं किया हुआ, ठीक है। तो हमें जो है ना इसमें टेस्टिंग करने वाला जो पॉइंट आएगा क्या आएगा, ए और बी, उसके बीच में सब पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, और दैट इज में यहाँ पे लिख दिया गया है कि कंटिन्यूअस एट इच पॉइंट इन द क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब कि अगर वो ए पे भी कंटिन्यूअस है, बी पे भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस इंटरवल में वो कंटिन्यूअस कब होगा, तो जब उसके अंदर आने वाले सारे पॉइंट पे गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ठीक है, चलो, तो पहला पॉइंट है ना हम समझा पाए। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, डिफरेंशिएबल इन एन ओपन इंटरवल ए बी। देखो गाइस, जब यहाँ समझना है कि ये जो है हमारे पास क्या है,
मतलब क्लोज इंटरवल है, और ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो मतलब जो फंक्शन गिवन फंक्शन होगा वो हमेशा ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और डिफरेंशिएबल का सेंस किया जाता है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़े थे कि अगर कोई एक फंक्शन है उसको जो है ना डिफरेंशिएबल दिखाओ, तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ से उसकी LHD निकालते थे उस पॉइंट पे, उसकी RHD निकालते थे उस पॉइंट पे, और हम लोग बोलते थे कि अगर वो इक्वल होता था तो हम लोग वहाँ पे क्या डिस्कस करते थे कि जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होता था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि ओपन इंटरवल में दिया है। ओपन इंटरवल का मतलब ये सेंस से समझते हैं कि 2 और 3 अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 2 और 3 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, और अगर 2 और 3 पे अगर चेक करते हैं तो उसके अंदर वाले सारे पॉइंट पे भी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बट गाइस थोड़ा सा एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे कि ये देखो ओपन इंटरवल है, हो सकता है खुदा न खास्ता कि 2 पे और 3 पे अगर गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल अगर नहीं हो रहा है तो उसके बीच वाले कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, मतलब एक पॉइंट नहीं एक से अधिक पॉइंट होगा वहाँ पे जिसपे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। मतलब इसकी जो टेस्टिंग होगा ना रूल्स के अंदर, वो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ओपन इंटरवल में उसको डिफरेंशिएबल शो करना रहता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट वाज दिस दैट। ठीक है, अब देखो 3 जो समझते हैं यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 क्या था कि हमारे पास अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग जो इंटरवल में पॉइंट दिया हुआ है A और B के रूप में, ठीक है, तो हमें क्या करना है वहाँ पर कि उस फंक्शन की वैल्यू जो है, ठीक है, उस फंक्शन की वैल्यू जो है कि किस पे निकालेंगे, 2 पे निकाल देंगे, और इस फंक्शन की वैल्यू जो है किस पे निकालेंगे, 3 पे। और अगर उस केस में दोनों आपस में इक्वल हो गया तब हम बोलते हैं कि जो हमारा रूल्स है ना उसका तीनों कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाइड कर गया है। ठीक है, तो मतलब रूल्स ने ही बताए थे कि अगर ये तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाइड कर जाता है, ठीक है, इफ़ द ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड देन वी विल से दैट द रोल्स थ्योरम हैज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलकर इसे चलते हैं। तो गाइस यहाँ देखो अब होगा क्या कि जैसे ही हम लोग को थर्ड स्टेज मतलब तीसरा जो स्टेप इनका है, तीसरा जो स्टेटमेंट है, अगर वो इक्वल हो जाता है तो वहाँ पर क्या होगा कि देन देयर विल बी एटलीस्ट 1 C। याद रखना गाइस यहाँ पे ना एटलीस्ट 1 है, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम 1। ठीक है, और उससे अधिक होगा तो भी चलेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम 1 C ऐसा आएगा ओपन इंटरवल के अंदर सच दैट जो जिसके लिए एफ सी की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे C की वैल्यू जैसे कोई क्वेश्चन से बनाते हैं ना तो C की वैल्यू मतलब 1 भी आता है, कहीं कहीं 2 भी आता है। तो हम लोग जो है ना C की वैल्यू उस तरह की वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट करके चलते हैं जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, कौन सा कंडीशन, एफ सी की वैल्यू 0 और साथ ही साथ जो है ना जो इंटरवल हमारे पास देकर चलेगा। जैसे मान लेते हैं गाइज हमारे पास एक इंटरवल है 2 और 3, ठीक है, और हमने जब C की वैल्यू निकाला तो एक वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2 आ गया और एक वैल्यू हमारे पास 2.5 आ गया, दोनों ही C की वैल्यूज है। तो बताओ गाइज यहाँ पे कि किस वैल्यू को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, किस वैल्यू को निगलेक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 1/2 का मतलब 0.5 होता है। ठीक है, तो क्या है जो C है, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि C की वैल्यू जो हमारे पास 1/2 आ रहा है वो डजेंट बिलोंगिंग टू 3। ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ी ना 1/2 आएगा, 2 और 3 है, जैसे नंबर लाइन है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों के बीच में 1/2 नहीं आएगा तो ढेर पीछे चला जाएगा लेफ्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे C की वैल्यू कौन से एक्सेप्टेबल होगा, 2.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू जो हमारे पास 2.5 आ रहा है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास इस इंटरवल 2 और 3 से। ठीक है, तो गाइज यही था हमारे पास रोल्स का जो स्टेटमेंट दिए थे वो इसी तरह से उन्होंने दिया था। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को लेते हैं और लैग्रेंजो को हम कुछ प्रॉब्लम के बाद लेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं इसके स्टेटमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन गाइज। तो गाइज रूल्स का ये जो है ना हम लोग पहला प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको वर्कआउट करते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन लेट, और लेट से बेटर होगा गिवन। ठीक है, फंक्शन तो इन्होंने दे रखा है, देखो पहले मैं समझा देता हूँ। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शंस f of x इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू 3। मतलब इंटरवल जो है क्या दिया, क्लोज इंटरवल 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब गिवन इन्होंने दे रखा है f of x इक्वल टू क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6
और ये जो इंटरवल है ना इसे मैं इन टू 3 यहाँ पे रख देता हूँ। देखो गाइज हमें जो है ना यहाँ पे क्या है कि जो हमारे रोल्स थ्योरम अभी भी जस्ट जो पढ़ रहे थे उसमें 3 कंडीशंस हम लोग को सेटिस्फाइड करके दिखाना है। तो पता है ना वहाँ पे एविडेंस सी भी आता है, तो बेटर होगा गाइज कि यहाँ पे सबसे पहले हम एविडेंस एक्स को निकाल कर चलते हैं। ठीक है, एविडेंस एक्स का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा इधर अपने में समझा देना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो एविडेंस जो एक्स होता है ना वो इसका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एविडेंस एक्स क्या होता है, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अर्थ जाता है गाइज डी वाई बाई डी एक्स पे। ठीक है, मतलब कि जो गिवन फंक्शन होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर एक्स रहेगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ठीक है, तो वो क्या निकल जाएगा, एविडेंस एक्स निकल कर आता है वहाँ से। तो चलो देखो इसे मैं एविडेंस एक्स निकालता हूँ। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, वो तो रूल पता है ना, डिफ्रेंशिएशन में पढ़ाई गई। एक्स की पावर एन जो होता है एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, इसकी फार्मूला है ये। ठीक है, मतलब कि जो पावर होता है उसको हम आगे कर देते हैं, पावर 1 कम कर देते हैं, यही इसका फार्मूला है। तो चलो हम पावर 1 आगे करते हैं, तो 2x की पावर n माइनस 1 मतलब 2 में से बन जाएगा 1, हो जाएगा माइनस कितना 5x का 5 आएगा। तो गाइज ये हो गया हमारे पास एविडेंस x की वैल्यू। ठीक है, देखो तो हमने क्या किया यहाँ पर एविडेंस x निकाल कर चला। अब हमें देखना है फर्स्ट कंडीशन। तो देखो यहाँ से लिखे पड़ेगा हम लोगों को इस तरीके से, सिंस f ऑफ x इज ए polynomial function in x, ठीक, so it will continuous at every point in closed interval 2 और मतलब क्लोज इंटरवल 2 3। ठीक है, तो पहला कंडीशन हम लोगों की हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दुनिया के जितने भी पोलोमियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, पोलोमियल फंक्शन का मतलब होता है कि अगर वो पोलोमियल है तो जैसे मान लो हमारे पास अगर x माइनस 1 आ गया है तो ये पोलोमियल है या नहीं है, तो इसकी जो है ना चेकअप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे जो है ना फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब ये फ्रैक्शन वाला पोलोमियल हो गया। हमें पोलोमियल लेना है जो बिना फ्रैक्शन का हो। ठीक है, तो देखो तो क्या लिखा हमने कि मतलब एफ ऑफ एक्स इज ए पोलोमियल फंक्शन इन एक्स, मतलब एक्स में एक पोलोमियल फंक्शन है वो, तो इसीलिए वो क्या होगा हमारे पास एवरी पॉइंट तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द क्लोज इंटरवल इतना। ठीक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब हम इस गिवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो क्या डिफ्रेंशिएट करने में किसी तरह कोई बाधा आया नहीं ना। अगर बाधा नहीं आ रहा है इसका मतलब एक फंक्शन को जो है ना बहुत आसानी से हम लोग इजीली जो है ना डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन जरूर से वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएबल होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि एंड f dash x exist so it will मतलब ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये कॉमा बी की जगह यहाँ पे 2 कॉमा मतलब क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को 3, क्योंकि पॉइंट ऐसा दे रखा है इन्होंने। तो गाइस ये हो गया। ठीक है, तो देखो हमने 2 कंडीशन फुलफिल करवा दी है, मतलब कि कंटिन्यूअस भी हो गया फंक्शन और डिफरेंशिएबल भी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि इसको दिखाना कि क्या इस फंक्शन की वैल्यू जो है 2 पे और 3 पे इक्वल हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो उसे हम देखते हैं। देखो तो जो भी हमारे पास फंक्शन जो दिया गया है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी मतलब समथिंग है ना, जो भी हमारे पास ये जो फंक्शन दिया गया है तो उसकी वैल्यू निकालते हैं किस पे, 2 पे। ठीक है, तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब क्या लिखना होगा हमें, नाउ एफ 2 इक्वल टू 2 है सबसे पहले हम लोग, एफ ऑफ एफ इस फंक्शन की वैल्यू देखो, तो 2 जो है ना गाइज यहाँ पर पुट नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसमें यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक है, तो 2 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस कितना हो गया 6, तो 2 का 4 होता है माइनस 10 और प्लस 6। बताओ 6 और 4 कितना होता है 10, तो नंबर सारे कट जाएंगे, इक्वल टू क्या आ गया 0। एंड मैं यहीं पीछे भी कैलकुलेट कर देता हूँ, एफ ऑफ 3 निकालते हैं। ठीक है, यहाँ 3 के स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्या आएगा 3 और प्लस 6, 3 के स्क्वायर 9 होगा, माइनस 5 3 15 प्लस 6, 9 6 15 में से 15 गया तो ये भी खत्म हो रहा है 0। तो सो क्लियरली एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया गाइज, एफ ऑफ 3। तो यहाँ पर रोल्स का जो है ना सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो जरूर से जरूर एक सी इसके अंदर आएगा, इस इंटरवल के अंदर जिसके लिए अपने सी की वैल्यू 0 हो रहा होगा, है ना।
तो चलो मैं इसे आगे लिखता हूँ। सो हेयर ऑल द कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem, all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है, satisfied. So there will be at least one point C such that f dash c इक्वल टू 0, मतलब कि इस इंटरवल में एक पॉइंट C ऐसा जरूर होगा जिसके लिए f dash c की वैल्यू क्या हो रहा होगा, इज 0 के इक्वल हो रहा होगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे बात आता है कि f dash c के इक्वल का मतलब क्या है। तो पता है ना, f dash x हम निकाले हुए हैं। अगर इस पोलिनोमियल में मतलब इस फंक्शन में अगर हम यहाँ पे ये भी डिफरेंशिएट होकर आया तो एक नया फंक्शन ही आया है, ठीक है। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ अगर हम c पुट कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास f dash c कर लाएगा, ठीक है, और उसको हम 0 की इक्वल करके चलते हैं। क्लियर। तो चलो मैं इसे कहाँ राइट करूँ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर देखो f dash c की वैल्यू, तो पता है ना अभी मैंने बताया कि जो f dash c है 2c माइनस क्या कर देंगे 5। पता है ना कि f dash c की वैल्यू इन्होंने बोल रहा था ऐसा कि वो 0 की इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे और 2c माइनस कितना हो जाएगा 5। तो दिस इम्प्लाइज, बताओ 5 किधर भेजेंगे, तो यहाँ पर जो 2c की वैल्यू हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर c की वैल्यू कितना हो जाएगा इज 5/2। तो 5/2 आ गया, इसका मतलब है कि c का जो फ्रेश वैल्यू आएगा वो 2 पॉइंट कितना आएगा 5, ठीक है। तो चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो अब मैं सीरीज कर रहा हूँ, इसे लिखना किस तरह से है मैं थोड़ा सा राइट करने के लिए बता दूँ। यहाँ पे देखो जो हमारे पास c की वैल्यू ये निकल कर आ रहा है, तो यहाँ लिखना होगा थोड़ा सा कि क्लियरली, क्या लिखेंगे क्लियरली c इक्वल टू 2.5 बिलोंगिंग टू 2 कॉमन नहीं देंगे, क्लोज इंटरवल 2 3, ठीक है, दे दो यहाँ पे कॉमन, सब में दे रखे थे, ठीक है। तो c की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2.5। तो पता है ना को 2 और 3 के ही बीच में होगा। तो बताओ हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि तीनों कंडीशन के साथ साथ एक वैल्यू c भी ऐसा निकल करके आ गया। क्लियर। हेंस Rolle's theorem has been verified। देखो गाइज इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि रोल्स थ्योरम को इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में जो है वेरीफाई करो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वर्कआउट इस तरह से करके चले और वो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ चलो देखो गाइज अब यहाँ पर है ना थोड़ा सा मैं है ना जैसे थोड़ा सा इजी लेवल का प्रॉब्लम था तो मैंने इसे जल्दी में सोल्व कर दिया। अब यहाँ से कुछ बेसिक्स बातों को हम 2-3 मिनट बता देते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो अगर हमारे पास वेरीफाई करने के लिए आ जाए रोल्स थ्योरम को इस तरीके से, ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से कोई फंक्शन को दे दे और बोले रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करो, तो ये क्वेश्चन जो है ना मतलब कि थोड़ा सा इजी लेवल का था। तो हम लोगों ने क्या किया इससे कि वो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके बना दिए, ठीक है। कहीं कहीं क्या होगा कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा वो इस तरह से फॉर्मेट में रहेगा, जैसे x क्यू हो गया माइनस x² हो गया प्लस 4x माइनस 3, इस फॉर्मेट में आ गया। अब जब इस फॉर्मेट में आ गया तो यहाँ पर देख लो कि ये जो मतलब इसका जो भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो भी क्या होगा एक तरह से क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें क्वाड्रेटिक बन रहा है तो उसे हम क्या करेंगे वहाँ पे मतलब f dash c की जगह पे ही उसे क्या कर देंगे फैक्टराइज करके थोड़ा सा रख देंगे, ठीक है। फैक्टराइज करके रखने से फायदा क्या होगा गाइज कि यहाँ पर फिर से हमें जो है ना वो जो है ना वर्क करने में थोड़ा सा f dash c की वैल्यू जो 0 के बराबर होता है तो वो थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। तो कोशिश यही करना है कि अगर हमारे पास इस तरह का प्रॉब्लम या फंक्शन आता है तो पहले हम उसे क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के बाद फैक्टराइज करके चलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि फैक्टराइज करके इसलिए चलते हैं क्योंकि जैसे मान लो हमारे पास इसकी जो है ना फैक्टर जैसे मान लो कुछ इस तरह से बनकर आ रहा है x-1 और x+2, ये नहीं आएगा बट इस तरह का मान लो कुछ आ रहा है निकल कर, ठीक है। तो अगर इस तरह का आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जहाँ पर f dash c की वैल्यू 0 की इक्वल करने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू अगर c दे देंगे यहाँ पे c-1 और c+2, ठीक है। अब दोनों को दो फैक्टर बनेगा इक्वल टू c की इक्वल कर देंगे जैसे ही हम लोग, तो वहाँ c जो है ना बारी बारी से 2 वैल्यू निकल जाएगा और देन फिर हम लोग क्या करके चलेंगे कि c की वैल्यू देख लेंगे उस इंटरवल में मतलब कहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे और अगर वो वैल्यू अगर नहीं पड़ेगा उस इंटरवल में तो उसको हम क्या करके चलते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर।
तो ये थोड़ा सा है ना चालाकी बतियाना है इसमें, क्लियर, क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर चालाकी बतियाना है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना मतलब यहाँ पे करने के बजाय वहीं पे अगर कर लेते हैं थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास ये क्यूबिक है, तो जैसे ही हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। अब अगर कुछ और बातें, अगर ये जो पोलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे, अगर यही हमारे पास फोर्थ ऑर्डर का हो जाता, ठीक है, मतलब इस तरह से देखो ये 4 ऑर्डर वाला है, तो गाइज पता है ना एक बात यहाँ पे कि जैसे ही हमारे पास 4 ऑर्डर का जो पोलिनोमियल आ रहा है और जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो पता है क्यूबिक में जाएगा। अब जब क्यूबिक में जाएगा हमारे पास, तो मतलब यहाँ तक आने से पहले क्या है ना कि उसको हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके, जो 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम हम लोगों को पढ़ना था, है ना, याद है ना, कि फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या करते थे कि हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते थे, और वहाँ से क्या किया जाता था कि मतलब उसको फैक्टराइज इजीली कर लेते थे, और वहाँ से फिर हम बता देते थे कि इसका जो है ना 4th ऑर्डर का है तो 4 फैक्टर बनता था। बट यहाँ पर पता है 4 ऑर्डर का पोलिनोमियल जरूर है, बट यहाँ पे फैक्टर कितना बनेगा, 4 बनेगा अगर फंक्शन का फैक्टराइजेशन करेंगे तब। लेकिन अगर हमें क्या करना होता है रूल्स के अंदर कि जो भी गिवन फंक्शन है हमारे पास, वो उसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने पर जो भी एक न्यू फंक्शन मिलता है तो हमारे पास पता है इसके हिसाब से क्या मिलेगा, क्यूबिक मिलेगा। तो क्यूबिक यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसे हमने डिस्कस करा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी मतलब क्लिक कर लें, ठीक है, ताकि अगर हम जो भी वीडियो इस तरह का अपलोड करते हैं अपने चैनल पे सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, क्लियर। तो गाइज आज के सेशन को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर किसी तरह का डाउट फिर भी अगर रह गया हो इतना बताने के बाद तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।